नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हिस्टोरियोग्राफी के सब्जेक्ट पर। और हिस्टोरियोग्राफी का एक नया वीडियो मैं आज लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा कि मैंने एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी बात की थी। आज मैं जो बात करूंगा आपसे वो है एंशियंट रोमन हिस्टोरियोग्राफी पे। तो साथियों, पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि जैसे हमने ये सीरीज हमने शुरू की है हिस्टोरियोग्राफी की, तो ये उसका पांचवा वीडियो है। जैसे पहला व्हाट इज हिस्ट्री पे मैंने बात की थी, फिर बायस इन हिस्ट्री पे बात हुई और कॉजेशन इन हिस्ट्री की बात हुई, उसके बाद एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी पे। आज उसी क्रम में एंशियंट रोमन हिस्टोरियोग्राफी पे बात करूंगा। साथियों, एक बात और बता दूं कि इस सीरीज में मैं आपसे हिस्टोरियोग्राफी में सारे उन पहलुओं पे, कलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ डेटा और एंशियंट इंडियन हिस्टोग्राफी की जो फीचर्स हैं उस पर बात होगी, मिडवल इंडियन हिस्टोग्राफी पे बात होगी, और जो भारत में जो जो इतिहासकार रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन ये एक लंबी श्रृंखला है और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। और मैं धीरे धीरे आपके बीच हर हर टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन आज हम बात करें रोमन हिस्टोग्राफी पे। रोमन हिस्टोग्राफी की जब हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले याद आता है क्विंटन फेबियस विक्टर की। और ये मैं इन पे बात करूंगा। जूलियस सीजर की बात आती है, टाइटस लिवी की बात आती है। हमारे बीच में जो बात करते हैं हम, तो हम टैसिटस की बात करते हैं, और जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी सिसरो की बात होती है, और स्वेटस की। ये कुछ हिस्टोरियंस हैं जो रोमन हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित हैं। इन इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो में रोमन हिस्टोरियोग्राफी की फीचर्स पे बात होगी, उनकी लेगेसी पे बात होगी, उनकी क्रिटिकल जो है ना जो चीजें हैं उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो हिस्टोरियंस हुए, उनका क्या योगदान रहा, उनकी क्या विशेषता रही, उन सब पर बात होगी। उनके इतिहास लेखन की जो कमियां हैं या उनकी जो विशेषताएं हैं, उन सब पहलुओं पर मैं बात करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो रोमन हिस्टोरियोग्राफी है उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंस है, खास करके जो रोमन सोसाइटी है उसकी पॉलिटिक्स को, कल्चर को समझने के लिए। और रोमन हिस्टोरियोग्राफी जो है कह सकते हैं कि बहुत कुछ ऋणी है ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी की। और रोमन हिस्टोरियोग्राफी जो हेरोडोटस के जो काम है, जो थ्यूसिडाइडस के काम है, उनसे बहुत प्रभावित दिखाई देता है। इसके अलावा जो रोमन जो थोड़ी सी बात और है कि जो हम देखते हैं, खास करके जो रोमन हिस्टोरियोग्राफी में कुछ चीजें हम देखते हैं, वो ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी से अलग है। तो आज जो हम बात देख रहे हैं कि सबसे पहले जो एंशियंट रोमन जो हिस्टोरियोग्राफी है, उसमें पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर की बात होती है। यानी कि उसकी राजनीति पे बात होगी, उसके समाज पे बात होगी, उसकी संस्कृति पर बात होगी। मतलब कौन कर रहा है? ये रोमन हिस्ट्री जो 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 इतिहासकार हैं, खास करके उस पर फोकस करते हैं। और मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा ऋणी है किसके? ग्रीक हिस्टोग्राफी के। यानी कि ग्रीक इतिहास लेखन के ऋणी है। क्योंकि मैंने कहा था कि दुनिया में जो इतिहास लेखन की परंपरा है, उसमें ये दावा किया जाता है कि सबसे पहले कोई इतिहास लेखन शुरू किया तो वो कौन थे? वो आपके ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी। हालांकि सभी अपना दावा करते हैं, लेकिन उसमें ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी सबसे पहले आता है। तो ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी नो डाउट रोमन हिस्टोरियोग्राफी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो रोमन इतिहास लेखन में सबसे जो इम्पोर्टेंट दिखाई देता है, वो आमतौर पर ग्रीक समकक्षों से अलग अक्सर रोमन चिंता, मतलब रोमन जो इश्यूज हैं, जो जो रोम के जो इशू हैं, उसको लेकर ज्यादा वहाँ के इतिहासकार चिंतित दिखाई देते हैं। फिर उसमें क्विंटन फेबियस विक्टर का नाम आता है जो सबसे आगे पे है। फिर लिवी का नाम आता है, जूलियस सीजर का नाम आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनके उनके बारे में बात हम करते हैं। इसमें यदि हम बात करें एक हाँ, यदि हम बात करें इसमें, तो मैंने कहा कि जैसे ये जो परंपरा है, रोमन हिस्टोरियोग्राफी की जो परंपरा है, वो स्टार्ट होती है क्विंटस फेबियस पिक्टर से। हम बात करें फिर जूलियस सीजर की बात करते हैं, लिवी की बात करते हैं, टाइटस की बात करते हैं, सिसरो की बात होती है, ये स्वेटस की बात होती है। ये सारे जो है इतिहास लेखन में इनका प्रमुख योगदान हमें दिखाई देता है। अब यदि हम बात करें कि इनकी फीचर्स क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, तो हम बात करते हैं कि उनकी लेखन की क्या विशेषताएं हैं। तो जो आपके सामने पहला है एनालिस्टिक अप्रोच, यानी कि वर्षवार
विवरण, साल दर साल जो घटनाएं हो रही हैं उसका वर्षवार विवरण। फिर है बायोग्राफिकल फोकस, तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, रोमन इतिहासकार हैं, जीवनी परख लेकर करते हैं, यानी किसी बड़े राज, जैसे जूलियस सीजर की बात हो रही है, या आपका ब्रूटस की बात हो रही है, जो बड़े, जो रोमन अम्पायर में जो बड़े इंपॉर्टेंट जो रोमन किंग रहे हैं, उनके बारे में बात होती है। इसके अलावा मोरलाइजिंग टोन होता है, यानी कि नैतिकतापूर्ण लहजा होता है, इतिहासकार भी होता है। अब बेसिकली आप कहीं के भी इतिहास, चाइनीज हो चाहे कोई, तो उनका एक मोरलाइजिंग टोन हम दिखाई देता है। फिर एक होता है रिटोरिक स्टाइल, यानी कि जो इतिहासकारों का जो शैली है वो क्या है, संभाषण या मतलब बयानबाजी तकलीफ करते हैं, उसमें कुछ अपनी बातें करते हैं। जैसे सबसे पहला अप्रोच मैंने बताया, वो है एनालिस्टिक। ये एनालिस्टिक अप्रोच की बात होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्षवार विवरण, यानी कि साल दर साल जो घटनाएं हो रही हैं वो वैसी बात होती है। दूसरा है बायोग्राफिकल फोकस। मैंने बताया कि बहुत सारे जो रोमन इतिहासकार हैं, वो प्रोमिनेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, जो राजा है या जनरल्स हैं, उनकी बात करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये तीसरा तीसरा जो है, जो मोरलाइजिंग टोन का मतलब होता है कि नैतिकतापूर्ण, यानी कि इतिहासकार जनरली इतिहास लिखते लिखते कुछ मोरल लेसन्स की बात करते हैं, मोरल मतलब बताते हैं कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं। और ऑब्वियस है कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ही यही है कि हम अपनी गलतियों से, या जो हमने गलतियां की हैं उनसे हम सीखते हैं। और इसके अलावा जो इतिहासकार का जो एक लहजा होता है, वो एक प्रकार का मोरालिटी की बात करता है अपने लेखन के माध्यम से। इसके अलावा जो और अपने जो पाठक हैं, उनको उनको आकर्षित करने के लिए एक संभाषण शैली, जिसमें कि बहुत सारी बयानबाजी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन सब चीजों का इस्तेमाल हम देखते हैं रोमन हिस्टोरियोग्राफी में, मुख्यतः देख पाते हैं। तो ये कुछ थी जो रोमन इतिहास लेखन की जो विशेषताएं हैं, जिसमें कि हम एनालिस्टिक, बायोग्राफिकल, मोरलाइजिंग टोन और rhetorical। तो बच्चों, जब आपको लिखना है तो ये पॉइंट्स हैं, और मैं ये पॉइंट आपको दे रहा हूं, तो इससे आपको आसान हो जाएगा आंसर लिखने में कि हम लिखें क्या है। रोमन हिस्टोग्राफी तो क्वेश्चन आया, जैसे भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है कि रोमन हिस्टोग्राफी की फीचर्स के बारे में बात करिए, तो आप उनकी लिगेसी को बात करिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन प्रमुख इतिहासकार। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, आपका आंसर कमोबेश ऊपर नीचे मतलब चीजें होंगी, जिसमें विशेषताएं भी होंगी, उसकी आलोचना होगी, प्रमुख इतिहासकार होंगे, उनके इतिहासकारों का काम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट यही है, और कंटेंट के उसको उसको कंटेंट को कैसे हमको यूज करना है। फिर जो हमारे रोमन इतिहास लेखन का प्रभाव क्या पड़ा, उसका इन्फ्लुएंस क्या था। तो सबसे बड़ा जो है इसका जो प्रभाव है, वो वेस्टर्न हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, जो परंपरा है, पश्चिमी इतिहास लेखन की परंपरा को सबसे ज्यादा इसने प्रभावित किया। जैसे ग्रीक हिस्टोरियंस प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से रोमन्स का भी नाम आता है ना। फिर आता है हिस्टोरिकल मेथोलॉजी का यूज करते हैं, ऐतिहासिक पद्धति का यूज करते हैं। फिर लिटरेरी और कल्चरल हेरिटेज की बात होती है, यानी कि, और इसके बाद ओवरऑल जो हम यदि बात करें, तो ये कुल मिला के इतिहास लेखन जो है, रोमन जो इतिहास लेखन है, वो राजनीति, समाज, संस्कृति के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। तो इसके 3 पॉइंट प्रमुख हैं जो प्रभाव डालते हैं। पहला, वेस्टर्न जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, यानी कि पश्चिमी ऐतिहासिक जो परंपरा है, उसको उसको ये प्रभावित करते हैं। इसको यदि हम दूसरे तरीके से देखें, और दूसरा यदि हम बात करें, तो इसमें जैसे हिस्टोरिकल मेथोलॉजी, रोमन हिस्टोरियंस जो है बेसिकली जो क्या कर रहे हैं कि हिस्टोरियन जो है ऐतिहासिक पद्धति का को एक आकार देते हैं, कि एक हिस्टोरिकल अप्रोच को एक नया आयाम देते हैं। कौन? रोमन हिस्टोरियंस। इसके अलावा लिटरेरी और कल्चरल हेरिटेज, जब हम रोमन इतिहासकारों की बात करते हैं, तो वो साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विरासत की बात उनके लेखन के माध्यम से दिखती है। तो उनके लेखन में 3 चीजें प्रमुख हैं। एक है कि जो हमारा जो वेस्टर्न या पश्चिमी इतिहास लेखन की परंपरा को स्थापित करते हैं, ऐतिहासिक पद्धति को स्थापित करते हैं, और तीसरा जो हम कहें, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि रोमन जो हिस्टोरियोग्राफी है, वो कई तरीके से दुनिया में इतिहास लेखन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें। तो अब साथियों, हम बात करेंगे कि रोमन इतिहास लेखन में, मैं इसमें थोड़ी सी बात बता दूं कि ये जो बात की, एक फीचर्स की बात हुई कि इस वीडियो में जो हमने पहली बात की कि इसकी क्या विशेषताएं थी। दूसरी बात की हमने कि इन्होंने दुनिया पे के इतिहास लेखन में क्या प्रभाव डाला। फिर तीसरी बात कि इनके प्रमुख इतिहासकार कौन कौन है,
उनके प्रमुख काम क्या है, या उनके काम की शैली कैसी है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं या कमियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है क्विंटस फेबियस पिक्टर, जिन लोग जो लगभग 200 से 1050 ईसा पूर्व के आसपास हुए। और ये रोमन सीनेटर थे, मतलब ये रोमन जो जो सीनेट है, जो जो उनके जो संसद है, उसके उसके एक हिस्सा थे, हिस्टोरियन भी थे। और ये एक मेंबर ऑफ पैट्रिशियन फैमिली, फैबिया परिवार के सदस्य थे। और ये रोमन पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये ग्रीस और ये इन्होंने शोध करने के लिए, जानकारी करने के लिए यानी कि यूनान की भी कह सकते हैं यात्रा की थी। इसके साथ ही इन्होंने जो है जो चीजें लिखी, जो एनल्स, मैंने आपको कल कल सॉरी ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी में बताया था। एनल्स यानी क्या होता है कि एक एक जानकारी इकट्ठा करना, तथ्यों को, घटनाक्रम को जमा कर लिखना, तो इसको एनल्स की परंपरा। तो ये एनल्स जो है इनकी प्रमुख रचना है। और दूसरा है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स। ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है एनल्स, जिसमें हम रोम की स्थापना से लेकर 217 ईसा पूर्व तक के रोम के इतिहास के बारे में बात करते हैं। और दूसरा है कुलीनों का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स। मेनली इनकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, जिसमें जो वहाँ के जो नोबेल क्लास के जो है, एलिट क्लास के जो लोग हैं, रॉयल फैमिलीज के लोग हैं, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। और इन्होंने एक प्रकार से ये अपने जो पाठकों को एक्चुअली जो का जो ब्रॉडर जो ऑडियंस, तो कहना सही शब्द नहीं होगा, हालांकि मैंने ऑडियंस लिखा है, कह सकते हैं कि पाठक वर्ग को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया है। तो खैर चलिए साथियों, तो ये थे क्विंटन फेबियस पिक्टर। और अब आगे बात करते हैं। हाँ, ये एक इसमें एक चीज और जो बताना रह गया, रोमन जो पौराणिक कथाओं, किंवदंती और प्रारंभिक गणराज्यों पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं। तो खास करके क्विंटन फेबियस पिक्टर जो है, एक पहला है कि रोम की हिस्ट्री लिखते हैं, जो कि उनके जब रोम का साम्राज्य उत्पन्न हुआ या स्टार्ट हुआ, उदय हुआ, वहां से लेके 217 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। दूसरा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स लिखते हैं। इसके अलावा इनकी जो राइटिंग्स हैं, उसमें जो सबसे जो है रोमन माइथोलॉजी, यानी कि रोमन जो पौराणिक कथाएं हैं, उनकी जो मिथक हैं, किंवदंतियां हैं, और वहां से लेके प्रारंभिक गणराज्य जो उनके जो रिपब्लिक्स के रूप में हम देखते हैं, उस पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। अच्छा, एक और है कि रोमन जो वर्च्यूज हैं, उनकी जो मोरल वैल्यूज हैं, उस पर भी ये ज्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए, मैं दो चीजें बताना चाह रहा था कि एक तो हम उनके दो उनकी वर्क हैं, जो 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 नोटेबल वर्क हैं, वो एनल्स है, नंबर एक। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स। इसके अलावा इसके इन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स और एनल्स में उनका काम किस प्रकार का, तो हमने बताया कि रोमन माइथोलॉजी पर फोकस करते हैं, लीजेंड्स और अर्ली रिपब्लिक की बात, जो उस समय जो प्रारंभिक गणराज्य थे रोमन साम्राज्य के, उसको लेकर बात करते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा हमने कहा था कि इनका जो रोमन हिस्टोरियोग्राफर्स का जो इम्पोर्टेंस ये था कि मतलब जो उनका जो फीचर था कि एक मोरलाइजिंग टोन होता है, तो ये भी रोमन वैल्यूज को लेके, उनकी वर्च्यूज को लेके उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब आते हैं इसी क्रम में जो इतिहास में बहुत जाना माना नाम है जूलियस सीजर का, जो लगभग 100 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 44 ईसा पूर्व में इनकी हत्या की गई। तो जूलियस सीजर एक बड़ा नाम है। और लेकिन ये राजा भी थे और वहां पे शासन भी किया। एक सैन्य नायक के तौर पे इनको देखा गया। और शेक्सपियर का बहुत फेमस जो प्ले है जूलियस सीजर का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बहुत फेमस कैरेक्टर है जूलियस सीजर। तो इसको बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का एक पेपर है, अर्ली सिविलाइजेशन एंड वर्ल्ड। तो उसमें उसमें इनके कैरेक्टर के बारे में हम बहुत डीप में बात करेंगे। और एक वीडियो मैं इस पे जूलियस सीजर पे भी लेकर आऊंगा। और वो अलग तरीके की बात होगी, वो उनके पॉलिटिकल करियर के और उनका जो बाकी जो चीजें रही, एक राजा के रूप में, एक लीडर के रूप में, उस पर हम बात करेंगे। आज जो मैं बात कर रहा हूँ उनकी हिस्ट्री, एक इतिहासकार के रूप में। इनका जन्म जो हुआ था जूलियन क्लैन में हुआ था, पैट्रिशियन फैमिली में, और रोमन आर्मी में इन्होंने सर्व किया। और एक प्रकार से इसके इनके जो और इनके साथ जब सत्ता में आए, तो उस समय
पॉम्पी और क्रैसस के साथ मिलके सत्ता को तीन लोग मिलकर चला रहे थे। मतलब रोमन जो सत्ता थी उसके तीन हिस्से थे, एक पॉम्पी था, दूसरा आपका क्रैशस, और तीसरे आपके जूलियस सीजर। ये तीनों मिलकर उस सत्ता को लगा रहे थे। बाद में उस संघर्ष में सबसे फिर जूलियस सीजर अपने आप को एक रोमन एम्परर के रूप में स्थापित करते हैं, एक डिक्टेटर के रूप में स्थापित करते हैं, और फिर बहुत सारा हम उनका काम देखते हैं। और इन्होंने कह सकते हैं कि गौल पर विजय प्राप्त की थी, रोमन क्षेत्रों का विस्तार किया था, है ना। और इनकी जो प्रमुख जो सबसे बड़ी बात है, और एक प्रकार से 48 बीसी के आसपास ये वहाँ के डिक्टेटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था। इन्होंने अपना एक लॉ भी, जूलियस सीजर ने जो किताबें लिखी, वो कह सकते हैं कि रोमन हिस्ट्री में बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। तो खैर बाद में इनकी ब्रूटस और कैसियस ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी, और 44 बीसी में। ये एक दुखद घटना थी। लेकिन हाँ, आज आज जो हम बात करेंगे तो इनकी जो राइटिंग है, खास करके इन्होंने दो तीन चीज लिखी हैं, कमेंट्रीज ऑन दी गैलिक वार, जिसको कि हम उनके रोमन इसमें कहते हैं कमेंट्री डी बेलो गैलिको, एंड कमेंट्री डी बेलो बेलो सिविली, यानी कमेंट्रीज ऑन सिविल वॉर, और डी एनालॉगी, या ऑन एनालॉगी पे बात होती है, ट्रीटीज ऑन लैंग्वेज ऑफ रिटोरिक पे बात होती है। इस तरीके से यदि आप देखें तो जूलियस सीजर एक सेना नायक भी है, एक एम्परर भी है, एक डिक्टेटर भी है, लेकिन साथ ही साथ वो एक इतिहासकार की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। उसकी जो लेखन है वो कहीं ना कहीं मतलब इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक महती भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से मैं बात करूं तो इन तीन किताबों को यदि बच्चों आप समझें, तो पहला है कमेंट्रीज ऑन द गैलिक वॉर। सॉरी, इसको मैं एक रिमूव करूं ऐसे। हाँ, ये आ गया, इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लीजिए ऐसा, ये कमेंट्री ऑन गैलिक वॉर, कि जो उनके जो 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 एक्चुअली जो इसने युद्ध लड़े थे, और फिर कमेंट्रीज ऑन सिविल वॉर, जो सिविल वॉर हुआ था उसको लेकर जो बात की है। ये दो महत्वपूर्ण किताबें हैं जूलियस सीजर की। और तीसरा है डी ऑन एनालॉगी, जिसमें कि उसने बहुत सारी जो भाषा और जो संभाषण की एक शैली है उस पर एक ग्रंथ उसने लिखा है, डी एनालॉगी। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जूलियस सीजर मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था, और सत्ता संभालने के साथ, सेना युद्ध करने के साथ, वो अपनी जो घटनाएं हो रही थी, जो जिन चीजों को वो देख रहा था, जी रहा था, उसको वो अपने इसमें लिखता है। आगे बात करें साथियों, लूसियस बारो, एक महत्वपूर्ण नाम है लूसियस बारो। जो बारो जो बारो का जो रोमन एंटिक्विटीज में जो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल वर्क है, उसका बहुत और उसकी जो रोमन एंटिक्विटीज के नाम से जो किताब है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से, क्योंकि रोमन एंटिक्विटीज जो है उसका जो सबसे नोटेबल वर्क है, जिसको रोमन प्रोसेस, और ये 41 वॉल्यूम में आप देख पा रहे हैं। मैंने इसका डिटेल में आपके सामने यहाँ डाला रखा हुआ है। और ये देखिए कि जो रोमन एंटिक्विटीज है ये 41 वॉल्यूम में है, जिसको कि रोमन पुरावसेस भी कहा जा सकता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है रोमन एंटीक्विटीज, है ना। ये 41 सिर्फ, ये बेसिकली रोमन हिस्ट्री के जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जो एंटिक्विटीज है, उस पर एक गहन अपना प्रभाव डालता है। रोमन पुरावशेषों, संस्थाओं और सामाजिक प्रथाओं की गहन जांच प्रदान करता है। अब देखिए इसमें जो वॉल्यूम 1 से 5 है उसमें रोमन माइथोलॉजी पर बात होती है, लेजेंड्स पे बात होती है, मतलब गाथाओं पे बात होती है, किंवदंतियों पे बात होती है। वॉल्यूम 6 से 15 में ये अर्ली रोमन हिस्ट्री पे बात करता है। फिर रोमन रिपब्लिक के बारे में बात करता है, 16 से 25 रोमन इंस्टीट्यूशन, लॉज और गवर्नेंस पे बात कर रहा है। और फाइनली रोमन कल्चर, सोशल, यानी कि इसकी जो किताब है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री देती है रोमन हिस्ट्री पे, रोमन एंटिक्विटीज अपने आप में। मैं कह सकता हूं कि ये कहा जा सकता है कि हम रोमन इतिहास लेखन का एक एक एपिक जैसा काम है, महाकाव्य जैसा काम है, कि इसने सारी चीजों को, यानी कि रोमन माइथोलॉजी के बारे में, पौराणिक के बारे में, किंवदंतियों के बारे में, फिर रोमन प्रारंभिक रोमन इतिहास के बारे में, फिर रोमन गणराज्य के बारे में, फिर रोमन संस्थाएं, कानून, शासन के बारे में, फाइनली रोमन संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं और दैनिक जीवन के बारे में। इतनी इतनी विस्तार से लूसियस बैरो जो काम करता है, तो ये
निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लूसियस बारो का ये काम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास करके रोमन हिस्ट्री में। लूसियस बारो के बाद जो इम्पोर्टेंट नाम आता है टाइटस लिवी का। टाइटस लिवी जो है रोमन हिस्टोरियन है, और उसका जो सबसे मोनुमेंटल वर्क है, एबे एब उर्बे कॉन्दिता, ये उसका मैग्नम ओपस है, यानी कि महत्वपूर्ण काम है। और इसको हम देखें तो इसकी बात करें तो इसका जो टाइटस लिवी का जो सबसे प्रमुख काम है वो है आपका एब उर्बे कॉन्दिता। ये इसका प्रमुख काम है। इसका मीनिंग होता है फ्रॉम द फाउंडिंग ऑफ द सिटी, यानी रोमन रोमन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, रोमन हिस्ट्री के बारे में ये लिखता है। और ये लिविस का जो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, विच कवर 700 ये इस पर काम कर रहा है। से अधिक वर्षों का इतिहास इसमें मिलता है। और हिस्टोरिकल मेथोलॉजी की बात होती है, ही डेवलप्ड ए सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, emphasizing on consultation of primary sources, critical evaluation, organization of material into clear narratives। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो ऐतिहासिक शोध पद्धति को का एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित रूप देता है, और इसमें एक प्राथमिक स्रोतों का बहुत उपयोग करता है। उनके जो 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 एविडेंस मिल रहे हैं उसका बहुत क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा होता है, और साथ ही साथ जो जो मटेरियल, जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको एक प्रॉपर उसका नैरेटिव तैयार करता है। इसके अलावा इसका एनालिस्टिक अप्रोच है, यानी कि इसकी जो ये जो है वर्षवार जो घटनाएं हैं। एनालिस्टिक का मतलब होता है कि जो वार्षिक विवरण है, लगातार मतलब सिस्टम है कि पहले ये आया और फिर उसके बाद ये घटना, मतलब वो क्रम से उस बातों को बात करता है। तो टाइटस लिवी का ये काम मॉन्यूमेंटल काम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही जो है बायोग्राफिकल फोकस भी है, यानी जीवनी संबंधी जो मतलब रोमन इतिहास में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, जो राजा या एम्परर्स हुए हैं, उन पर भी वो बात करता है। टाइटस लिवी की ही बात करें, लिवी जो है इसकी किताब है द हिस्ट्री ऑफ रोम की बात करते हैं, तो इसका जो क्या इसके जो मुख्य विचार है, यदि हम एक इतिहासकार के तौर पर देखें इसकी क्या भूमिका है, तो उसको हम लोग देखते हैं साथियों। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंस जो देता है ये, सबसे पहला पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑन मोरालिटी। लिवी बिलीव दैट हिस्ट्री कुड टीच मोरल लेसन्स, यानी कि इतिहास सबक सिखाता है, मतलब इससे हमको सीखना चाहिए या सीखना। फिर रोल ऑफ फॉर्च्यून पे बहुत बिलीव करता है, कि भाग्य की भूमिका, यानी कि इतिहास में मानवीय मामले में जो ह्यूमन जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका फॉर्च्यून की है, यानी कि आपके भाग्य की है। तो उस भाग्य की भूमिका को लेकर बहुत एम्फेसाइज करता है। फिर सिग्निफिक और रोम की स्थापना के महत्व को लेकर वो उन चीजों को इंगित करता है। तो इस तरीके से हम जब हम देखते हैं लिवी का, तो लिवी का काम एक प्रकार का लेजेंडरी काम है रोमन हिस्ट्री में। आगे हम बात करेंगे साथियों, दूसरे जो इतिहासकार हैं वो है टैसिटस। टैसिटस का जो जन्म है 56 ईस्वी में हुआ, लगभग 120 ईस्वी तक इनकी मृत्यु हुई। और टैसिटस एक रोमन ओरेटर और पब्लिक ऑफिशियल थे, और उनकी किताब जो है एनल्स के नाम से, जो और एनल्स जो है टिबेरियस से लेकर नीरो तक के राजा टिबेरियस से लेकर नीरो तक के शासनकाल के बारे में वर्णन करता है। इसके अलावा हिस्ट्रीज करके उनकी जो किताब है, ये दूसरी किताब जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हिस्ट्रीज में इसने चार सम्राटों के शासन काल के बारे में बात किया है। इसके अलावा एक और है किताब एग्रीकोला। एग्रीकोला एक इनकी महत्वपूर्ण किताब है, जो रोमन गवर्नर थे एग्रीकोला, उनके बारे में बात करते हैं। एक और किताब है इनकी जर्मेनिया, सॉरी, तो ये जर्मेनिया जो है, जर्मेनिक लोग जो है उनके उनके के जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी या एथनोग्राफिक स्टडीज के बारे में है। तो बेसिकली जब हम टेसिटस की बात करते हैं तो इसमें हमें जो दिखाई देता है, सॉरी, एक मिनट, तो हमें जो दिखाई देता है, तो सबसे पहले जो उनका प्रमुख काम है एनल्स। एनल्स का मतलब मैंने कहा था इतिवृत्त जिसको कहते हैं, जो वर्षवार चीजों को और पूरी घटनाओं को एज इट इज उठा के रखना, उनको
लिखना, तो एनल्स के रूप में हम बहुत विस्तार से देखते हैं। इसमें राजा टिबेरियस से लेकर नीरो तक की कहानी इसमें हम देख पाते हैं। इसमें बड़ा लंबा है। दूसरा है हिस्ट्रीज। इसमें चार साम्राज्यों का इतिहास को इन्होंने इसमें वर्णन किया है। फिर एग्रीकोला, द बायोग्राफी ऑफ रोमन गवर्नर एग्रीकोला करके एक व्यक्ति हुए जो महत्वपूर्ण थे तो रोमन एम्पायर में, तो उनकी जीवनी के बारे में है। और अंतिम जो किताब है उनकी, जर्मेनिया, है ना। तो ये जर्मेनिया जो है, जर्मनिक लोगों की एथनोग्राफिक स्टडीज है, जो उनकी आ, जो एक प्रकार से उनकी न्यूरेंसी जो अध्ययन है, उसके बारे में वो बात करते हैं। तो इस तरीके से टेसिटस का जो लेखन है रोमन हिस्ट्री में, इसके अलग अलग पहलुओं पर ये अपना विचार व्यक्त करते हैं। और एक प्रकार से इन्होंने देखिए, इनके तीन चार चार किताबें हैं, तो रोमन हिस्ट्री में इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब टेसिटस की ही बात करें तो अब ये किन किन चीजों को, अब इनके लेखन की बात कर लें कि इनके लेखन में, जैसे मैंने अभी जब लिवी और इनके बारे में बात की, तो इसी प्रकार से इनके लेखन में देखिए ये सारे जो अप्रोचेज हैं, मैं जब हम बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी, तो खास करके इम्पोर्टेंस ये होता है कि किसी इतिहासकार का क्या उसका अप्रोच है। तो सबसे पहला जो इनका देखने को मिलता है, क्रिटिकल अप्रोच, जो किसी भी हिस्टोरियंस के लिए जरूरी है, आलोचनात्मक तरीका। यदि इतिहास को एज इट इज घटना लिख दिया जाए तो वो एक प्रकार का एनल्स हुआ, लेकिन एनल्स को यदि हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो एक प्रकार से जो हम पॉजिटिविस्ट थ्योरी होती है, जिसको ऑगस्ट काउंट की थ्योरी के रूप में हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवादी जो साइंटिफिक थ्योरी है, तो उसको क्रिटिकल अप्रोच ही इतिहास को वैज्ञानिक बनाता है। फिर साइकोलॉजिकल इंसाइट की बात होती है कि और मैंने कहा कि जो जब हम किसी घटना को लेके उसको जब तक क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक उसको लॉजिकली नहीं देखेंगे, उसके तर्क प्रस्तुत नहीं करेंगे, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, तो वो इतिहास लेखन सही नहीं है। तो दूसरा है साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और कई जो व्यक्ति हैं इतिहास के में जो प्रमुख, उनकी 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 मनोदशा को और उन घटनाओं के पीछे जो हो रही मनोवैज्ञानिक जो अंतर्दृष्टि है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। एनालिस्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि वर्षवार, ईयर बाय ईयर, जो मतलब ये रोमन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिस्टिक, आपको अधिकांश इतिहासकार एनालिस्टिक अप्रोच के साथ दिखाई देंगे और व्यवस्थित इतिहास लिखने का दिखता है। फिर नैरेटिव्स के साथ कथात्मक है, और उस घटना के साथ विस्तार विस्तार में कथात्मक तकनीकों का प्रयोग किया गया। फोकस ऑन ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव को के बारे में बहुत इन्होंने ध्यान दिया है। फिर मोरलाइजिंग टोन, मैंने आपको बताया कि जितने भी विकास हैं उनका एक थोड़ा सा नैतिकता का लहजा होता है, और वो इतिहास के साथ हमेशा एक मोरल बात करते हैं। यूज ऑफ सोर्सेज, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, आई विटनेस अकाउंट्स हैं, उसकी बात करती है। ये महत्वपूर्ण है। आई विटनेस अकाउंट हमने ग्रीक हिस्टोरियंस में भी देखा था, ये यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये आई विटनेस अकाउंट यानी प्राइमरी सोर्सेज पर ये बिलीव कर रहे हैं। फिर है इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल, या और व्यक्ति के इंडिविजुअल पर्सनालिटी के उस पर उसको पर भी फोकस करते हैं। इनकी जो राइटिंग है, जैसे एग्रीकोला है, या आपका जो हिस्ट्रीज है, उसके अलावा आपका एनल्स पे जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में बात होती है। फिर ये क्रिटिक ऑफ इंपीरियल पावर, जो शाही शक्ति है, जो सत्ता है, शाही रोम की शक्ति है, उसकी वो कठोर आलोचना करते हैं, उसके भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार से क्रांतिकारी लेखक के रूप में हमें दिखाई देते हैं टैसिटस जो है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ बोलना आसान कभी भी नहीं होता। तो ये एक टैसिटस के इतिहास लेखन की जो बात हुई, उसकी जो हमने डिटेल में बात की। अब आगे बात करते हैं साथियों, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है मार्कस टूलियस सिसरो। सिसरो जो है एक रोमन गणराज्य के एक प्रकार से प्रमुख राजनेता या वक्ता के रूप में हम इनको देखते हैं। और अपने समय में ये एक प्रमुख राजनीतिक अभिनेता, क्या है कि एक पॉलिटिकल एक्टर के रूप में, एक लीडर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने जो लिखा और उनकी जो बातें हैं उसको हम लोग बात करें। इनका जन्म इटली में हुआ था, अर्पिनम में। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, रिटोरिक की पढ़ाई की, फिलोसफी की पढ़ाई की रोम में, और ग्रीस में भी, में से भी इन्होंने पढ़ाई की। और फिर ये लॉयर बने, फिर बाद में पॉलिटिशियंस और स्टेटमैन, मतलब ये एक वकील भी थे, राजनीतिक भी थे, और एक स्टेटमैन मतलब राजनेता भी थे। तो ये इनका और ये एज ए रोमन सीनेटर, काउंसिल के रूप में, और इन्होंने सिलिसिया में गवर्नर के रूप में से सेवाएं दी।
और इन्होंने लगभग अ, अ, और ये जो जो मैंने आपको बताया था, जब जूलियस सीजर और उनके थे, उस समय भी इनकी इनको मार्कस टूलियस सिसरो का के बारे में हमने एक उनके जीवन के बारे में बात की। अब इनके हम काम पे बात कर लें कि इनके क्या है। इनके तीन चार अलग अलग काम है जिसको हम लोग देख लें। तो यदि पहला बात करें तो वो है ओरेशंस। ओरेशंस में जो उनकी जो काम है, जो स्पीचेस हैं, तो उसको उसको एक प्रकार से इसमें कंपाइल किया गया है। ओरेशंस ये महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखें कि ये ओरेशंस है, याद ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। ये तीन चार काम है, आपको नाम याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको लेके बहुत परेशान आप ना हो। आपको बस ये लिखना है कि उनके प्रमुख कार्य हैं। एक है ओरेशंस, जिसको जिसको हिंदी में तो भाषण कहा गया, लेकिन इसको याद रखिएगा, इसका मूल नाम ओरेशन है, याद रखिएगा। जितने इतिहासकार हैं उनकी किताबों का नाम अंग्रेजी में याद रखिएगा। ओरेशंस को हिंदी में भी ओरेशन ही लिखिए। मैंने जरूर इसमें अनुवाद में लिखा है, लेकिन आपको करना वही, जैसे हिस्ट्रीज है, एनल्स है, तो आपको वैसे ही लिखना है। फिर तीसरा है ट्रिटीज, ट्रिस्टीज। तो ये जो है, इसमें जो कुछ किताबें हैं, उसके जो हिस्से हैं, ऑन द रिपब्लिक, ऑन द लॉज, ऑन ड्यूटीज, ऑन नेचर ऑफ गॉड्स एंड ऑन ड्यूटी। ये जो है, ये जो किताब है, जो ट्रिटीज जो है, इसमें ये पांच हम हिस्से देखते हैं। तो इसको हम ये बता सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, वहाँ के कानून के बारे में बात हो रही है, उनके कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द नेचर ऑफ गॉड्स की बात हो रही है, और डेविनेशन की बात हो रही है। तो जो इस तरीके से ये पांच पहलुओं पर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इनका महत्वपूर्ण काम है, मार्कस टूलियस सिसरो का। तो साथियों, ये जो है इनका महत्वपूर्ण काम है, ओरिशन और ट्रीटीज। तो ये तो हुआ ये पहलू। और इसके साथ ही हम बात करें, एक है लेटर्स। और हाँ, इसमें एक चीज छूट गया जो मैं बताऊं कि जो पत्र है, जिसमें लेटर्स टू फ्रेंड्स, लेटर टू एस्टिस, तो ये सिसरो ने इस प्रकार से कुछ आपने काम किए हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग इस क्रम में आज, जो मैंने रोमन हिस्टोरियोग्राफी पे ये अंतिम इतिहासकार के रूप में सुएटोनियस हैं, जिन्होंने लगभग 69 से 122 ईस्वी के बीच में ही इनका जो जीवन है, करियर है, उसके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म इटली में हुआ। लॉ, रेटरिक की पढ़ाई की, और वर्क एज सेक्रेटरी टू एम्परर हार्ड्रियन के अंदर में इन्होंने काम किया, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे। बाद में इनको कुछ स्कैंडल के कारण इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, द 12 सीजर्स, द विटा सेसरम, 12 सीजर ने जूलियस सीजर और उसके पहले 11 रोमन सम्राटों तक की जीवनी इन्होंने लिखी, अगस्टस से डोमिनियन तक की। इन्होंने कहा द 12 सीजर, बहुत फेमस किताब है। इसकी किताब का एक पिक्चर आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा है ऑन इलस्ट्रीशियस, जो तो एक प्रकार से ये एक बायोग्राफिकल वर्क है, जिसमें हम देखते हैं कि रोमन हस्तियों के बारे में, जैसे कवि, वक्ता, इतिहासकार, उन लोगों के बारे में बात की गई है। और इसमें सुल्टोनस ने जो बात की है इसके अलावा रोमन कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन, इस पर भी वो अपनी किताब, तीन तीन काम है, द 12 सीजर्स, जिसमें 12 रोमन एम्परर के बारे में बात होती है, जो सीजर है, जो जूलियस सीजर से लेके एक अगस्टस से लेके डोमिनियन तक, यानी कि एक लंबी सीरीज में जितने 12 सीजर हुए हैं रोमन इतिहास के, उन सब के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा रोमन कस्टम्स और इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये उनकी प्रमुख काम है। इसके अलावा हम बात करें, स्यूटोनस की बात करें कि उनकी की फीचर्स क्या है, उनके लेखन की क्या विशेषताएं हैं। तो ये ध्यान रखिए कि रोमन हिस्टोग्राफी जब आप पर आपको उत्तर लिखना होगा, तो दो चीजें ध्यान रखना है कि एक, इतिहासकार कौन है, उसका प्रमुख काम क्या है, और उसकी लेखन की विशेषताएं क्या है। इन इन तीन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सुटोनियस की बात करें तो इंपीरियल बायोग्राफीज, यानी कि जो शाही आत्मकथाएं हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं। इनकी विशेषता है यूज ऑफ प्राइमरी सोर्स, मतलब प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो है फोकस ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट, यानी कि मानवीय जो जो रुचि है उस पर, व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते और उन सारी चीजें, इवन स्कैंडल्स जो है, जो लोगों की रुचि होती है कि कोई भ्रष्टाचार को लेकर, तो उन सब क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। और इनका अपना जो तरीका है वो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं,
और इस तरीके से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात करते होते। तो हमको यहाँ पे सुएटोनियस का यदि हम कहें कि रोमन एम्परर्स की जो बायोग्राफीज है, जो 12 सीजर्स में बात करते हैं, यूज ऑफ प्राइमरी सोर्स की बात मैंने बताई आपको, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात हो रही थी और पर्सनल लाइफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, साथ में जो इवोल्यूशन ऑफ एम्परर्स पॉलिसीज, उनके पॉलिसीज और एक्शन की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल बात कर रहे हैं, और फिर प्लेसमेंट ऑफ इवेंट्स विद इन ब्रॉडर ऐतिहासिक रोमन इतिहास के भीतर घटनाओं का स्थान। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप देखते हैं इनके लेखन की, जिसको हम देख पा रहे हैं। फिर इसका सबसे बड़ी बात है जो इनका लेखन शैली है वो कैसा है, क्लियर और कॉन्साइज प्रोज के रूप में है, और स्पष्ट और संक्षिप्त गद्य है, और यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड विशद वर्णन किया गया है, और उपाख्यानों का उपयोग किया गया है, नैतिक चरित्र और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि पर जोर दिया गया। तो ये इनकी लेखन की प्रमुख विशेषता है स्यूटोनिस की। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने इतिहासकारों की बात की, आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपसे जब हम क्विंटस फेबियन पिक्टर से लेके जूलियस सीजर, टाइटस लिवी, टैसिटस, सुटोनियस, सिसरो, इन सारे इतिहासकारों के बारे में बात किया। हमने रोमन इतिहास लेखन की विशेषताओं पे बात की, उनके इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात की, और प्रत्येक इतिहासकार की जो लेखन शैली है, उसके उसकी क्या विशेषताएं हैं, उस उन पहलुओं पर बात की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हिस्ट्रियोग्राफी पर ये मेरा 5वां वीडियो था, और मैं बहुत जल्द अन्य जो टॉपिक हैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप इन वीडियो को देखिए और इन पे अपने सुझाव भी मुझे दीजिए, और कीप वॉचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज जो कमेंट है उसको जरूर करिए। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत सारे युवा जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उन तक ये पहुंचे। तो और आप इसके कह सकते हैं हमारे एम्बेसडर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वही इनको एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।